हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग संविधान पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने अंतिम सरकार और स्वतंत्र मंत्रिमंडल पर चर्चा की। अब क्योंकि कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन हो चुका था और संविधान सभा को अब संविधान निर्माण करने के लिए अपनी कार्यवाही को प्रारंभ करना था, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा कि संविधान सभा की कार्यवाही कैसे और कब कब हुई। संविधान सभा की कार्यवाही। संविधान सभा की कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए संविधान सभा को वायसराय के द्वारा आमंत्रित किया गया। वायसराय ने 20 नवंबर 1946 को संविधान सभा के गठन की घोषणा की थी और सभी प्रतिनिधियों को संविधान सभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था और इसी आमंत्रण के आधार पर संविधान सभा की कार्यवाही जो प्रारंभ होती है वो 9 दिसंबर 1946 से होती है, जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को बुलाई जाती है। तो यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमारे लिए पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो हम आंसर करेंगे 9 दिसंबर 1946 को। क्योंकि संविधान सभा में पहले मुस्लिम लीग शामिल थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का बहिष्कार किया था, इसलिए उस पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसमें कुल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 207 सदस्यों ने। अब हम जानते हैं कि जब संविधान सभा की पहली बैठक होगी तो उस पहली बैठक को चलाने के लिए, नियमों को संचालित करने के लिए हमें एक अध्यक्ष की आवश्यकता हुई होगी। तो संविधान सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ी, तो हमने एक अस्थायी अध्यक्ष को चुना और जे बी कृपलानी के प्रस्ताव के आधार पर जो अध्यक्ष चुने गए वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे शब्द को मेंशन किया गया, अस्थायी पे ध्यान देंगे। नॉन परमानेंट कौन थे, तो हम आंसर करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किसके प्रस्ताव पे इनको बनाया गया था? इनको बनाया गया था जे बी कृपलानी के प्रस्ताव के आधार पर। और ये परंपरा हम वर्तमान में भी देखते हैं। जब संसद पढ़ेंगे आगे चल के, तो वर्तमान में भी जब पहली लोकसभा आम चुनाव के बाद बैठक के लिए जाती है, तो पहली लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही उसके सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, इसलिए जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। तो जब नई लोकसभा बनती है तो नया ही अध्यक्ष बनता है, लेकिन उस अध्यक्ष के चुनाव में समय लगता है। इसलिए जब पहली बार नई लोकसभा बैठक के लिए आती है तो उस समय कोई अध्यक्ष नहीं होता है, तो एक नॉन परमानेंट या अस्थायी अध्यक्ष को, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, उसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, जो नए अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक कार्य को करता है। इस तरह जो अध्यक्ष अस्थायी रूप से बनाया जाता है उसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि संविधान सभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था, तो हम आंसर किसको करेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि वो नॉन परमानेंट अध्यक्ष हैं, अस्थायी अध्यक्ष हैं। तो या तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पूछ सकता है या नॉन परमानेंट अध्यक्ष के रूप में पूछ सकता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक बड़ा ही कन्फ्यूजन एक अभी एग्जाम में पूछा भी था, क्वेश्चन पूछा भी गया था, उसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हुए थे। जैसे कि पेपर था सुपर टेट का, उसमें क्वेश्चन था कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था। अब यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद एक परमानेंट हैं, एक नॉन परमानेंट हैं। नॉन परमानेंट कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है अस्थायी, और अस्थायी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। लेकिन उसने दिया ही नहीं, ना उसने अस्थायी दिया ना उसने स्थायी दिया, उसने पूछा केवल कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए, उन्होंने किसी ने आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया, किसी ने सच्चिदानंद सिन्हा को किया। लेकिन यहाँ जो आंसर होगा वो सच्चिदानंद सिन्हा होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि अस्थायी या स्थायी नहीं पूछा गया है, तो फिर आप आंसर करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, तो लिखते हैं
20 नवंबर 1946 को वायसराय ने संविधान सभा के गठन की घोषणा की और संविधान सभा के सदस्यों को सभा के लिए आमंत्रित किया। ये वो डेट है जब वायसराय ने संविधान सभा के गठन की घोषणा की कि संविधान सभा का गठन हुआ है और अब जितने भी प्रतिनिधि उसमें शामिल हैं वो सभा के लिए आमंत्रित हैं। अब ये आमंत्रण दिया गया सदस्यों को और इन सदस्यों ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए 9 दिसंबर 1946 को पहली सभा की। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो हम लिख लेते हैं इसको। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ध्यान देंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करना है ज़रूर इसको। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हमने बात की थी कि अभी मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, इसलिए इसमें कुल टोटल सदस्य कितने शामिल हुए थे? 207, जबकि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 389। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। याद रहेंगे कितने सदस्यों ने? 207 सदस्यों ने भाग लिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। अब सदस्य आ चुके हैं, 207 सदस्य संविधान सभा में शामिल हैं। अब कौन इसकी कार्रवाई को संचालित करे, कौन इनको नियंत्रित करे? तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? एक अध्यक्ष की ज़रूरत होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर एक प्रोटेम स्पीकर वर्तमान के अनुसार या एक अस्थायी अध्यक्ष को नियुक्त कर संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत आता है, बड़े ध्यान से ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर आपको अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया तो आप आंसर सच्चिदानंद सिन्हा करेंगे। तो हम लिखेंगे JB कृपलानी के प्रस्ताव पर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, नॉन परमानेंट कह सकते हैं, प्रोटेम स्पीकर कह सकते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और जो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने वो किसके प्रस्ताव पर बने? JB कृपलानी के प्रस्ताव पर। अब दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। तो लिखेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर
1946 को। पहली 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को हुई। तो इस तरह 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई तो इसमें काफ़ी नियुक्तियां की गई, क्योंकि अब संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा को अपना कार्य प्रारंभ करना था। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए और अन्य नियुक्तियां भी उसमें की गई। तो हम यहाँ लिखेंगे संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपसे अगर परमानेंट पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, नॉन परमानेंट पूछा है तो सच्चिदानंद सिन्हा है। लेकिन अगर आपसे केवल यही पूछ लिया जाए कि पहले अध्यक्ष कौन है तो आंसर करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि पहले अध्यक्ष उन्हीं को बनाया गया था। अब जब स्थायी अध्यक्ष बन गए हैं तो अब क्योंकि वर्तमान में भी आप देखते हैं कि लोकसभा के भी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं, तो यहाँ पे जब अध्यक्ष बन चुके हैं तो यहाँ उपाध्यक्ष भी बनाए गए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। इसी बैठक में नियुक्तियाँ हो रही हैं के उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर, उपाध्यक्ष। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 सदस्यों को यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया गया। H.C. मुखर्जी, एक उपाध्यक्ष को बनाया गया H.C. मुखर्जी को, और दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया V.T. कृष्णमाचारी को। तो इस तरह स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। इसी बैठक में ये सब नियुक्तियां हुई हैं, संवैधानिक सलाहकार। भाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी बने, और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाए गए B.N. राव को। ये तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ ध्यान देंगे B.N. राव है ना कि भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। तो बच्चों ध्यान देना कि यहाँ पर बेनेगल नरसिंह राव है ना कि भीमराव अंबेडकर है। तो संवैधानिक सलाहकार कौन बना? B.N. राव को बनाया गया। संविधान सभा का सचिव, संविधान सभा का सचिव H.V.R. आयंगर, इनको बनाया गया सचिव संविधान सभा का H.V.R. आयंगर। वर्तमान में भी लोकसभा का सचिव अलग है और राज्यसभा का सचिव अलग होता है। तो ऐसे एक सचिव जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी होता है वर्तमान में, तो उस समय जो बनाया गया वो H.V.R. आयंगर को बनाया गया। मुख्य दस्तावेज लेखक, चीफ ड्राफ्टमैन कहते हैं, ड्राफ्टमैन, मुख्य दस्तावेज लेखक जो संविधान सभा के बनाए गए S.N. मुखर्जी बनाए गए। S.N. मुखर्जी। तो एक महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक में हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी बने, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव बने, और संविधान सभा के सचिव H.V.R. आयंगर बने, और संविधान सभा के मुख्य दस्तावेज लेखक चीफ ड्राफ्टमैन जो बने वो S.N. मुखर्जी को बनाया गया।
एक और महत्वपूर्ण बिंदु हम यहाँ लिख लेते हैं, संविधान सभा, संविधान सभा का चिन्ह क्या था? हाथी। संविधान सभा का चिन्ह जो था वो हाथी था। तो 11 दिसंबर 1946 की जो दूसरी बैठक होती है उसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, और इसको आपको याद रखना, ये पर्टिकुलर अलग अलग क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते रहते हैं कि दूसरी बैठक कब हुई, पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने, उपाध्यक्ष कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, सचिव कौन था, दस्तावेज लेखक कौन थे, और संविधान सभा का मुख्य चिन्ह या मोहर क्या थी? तो आंसर होगा हाथी। इनको नोट करिएगा। अब सबसे मतलब जो अगली महत्वपूर्ण बैठक है उस पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहली 3 बैठकों की चर्चा हम लोग करते हैं क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम समितियों पे बात करेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियाँ जो रही संविधान सभा की, लेकिन उससे पहले एक नोट लिखते हैं। संविधान सभा के 26 नवंबर 1949 तक 2 मुख्य कार्य थे। संविधान सभा के रूप में संविधान सभा के रूप में विधायिका के रूप में, यानी संविधान सभा ही 2 काम कर रही थी क्योंकि स्वतंत्र मंत्रिमंडल भी कार्य कर रहा था। मंत्रिमंडल का कार्य क्या होता है? कानून का निर्माण करना, उसको लागू कराना। और संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या है? संविधान का निर्माण करना। इस रूप में जो उसका मुख्य कार्य था क्या था? संविधान का निर्माण। और इस रूप में उसका मुख्य कार्य क्या था? कानून का निर्माण। कानून का निर्माण यानी जब संविधान सभा के रूप में काम कर रही है तो मुख्य कार्य क्या है? संविधान का निर्माण। और जब विधायिका के रूप में काम कर रही है तो मुख्य कार्य क्या है? कानून का निर्माण। जब संविधान सभा के रूप में काम कर रही है तब अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा भी हमने पढ़ा। द्वितीय बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया था स्थायी। और जब वो कानून निर्माण यानी विधायिका के रूप में काम कर रही है तो उस समय अध्यक्ष कौन है? आप लोग जानते होंगे कि अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष, स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, या विधायिका के पहले अध्यक्ष। तो यहाँ अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब संविधान सभा के रूप में कार्य हो रहा है तो संविधान का निर्माण हो रहा है, उस समय अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब यही संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती है यानी कानून का निर्माण कर रही है प्रशासन को चलाने के लिए, तो उस समय अध्यक्ष कौन का है? जीवी मावलंकर। यही स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के भी प्रथम अध्यक्ष हैं। अब बात हम करेंगे संविधान सभा की तीसरी बैठक की। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई।
13 दिसंबर 1946 को हुई। इसको भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें भी एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, जैसे कि पहली 2 बैठकों में हुआ था तो उस पर भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हो रही है, जिसमें 13 दिसंबर को ही जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव यानी वो उद्देश्य जिनको हम अपने संविधान में शामिल करेंगे, जिनके आधार पर हम अपना संविधान बनाएंगे कि संविधान के अनुसार भारत कैसा होगा, संविधान के अनुसार सरकार कैसी होगी, वो सारे उद्देश्य हम लोग इस उद्देश्य प्रस्ताव में देखते हैं। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1940 को रखा था। किस बैठक में रखा था? तीसरी बैठक में रखा था। इस उद्देश्य प्रस्ताव में आठ अनुच्छेद शामिल थे और इसी पर संविधान की प्रस्तावना आधारित है और इसी पर संविधान की प्रस्तावना आधारित है। तो कैसा संविधान बनाया जाएगा, उसी उद्देश्य को उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 की बैठक में रखा था। बाईस जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। यानी 22 जनवरी 1947 वो तिथि है जिस तिथि को संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास किया या स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार 3 बैठक बड़ी महत्वपूर्ण रही, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946 और तीसरी 13 दिसंबर 1946। अब संविधान का निर्माण प्रारंभ संविधान सभा के द्वारा कर दिया जाता है। तो अलग अलग समितियां बनाई जाती हैं जो अलग अलग कार्यों को संपन्न करेंगी। उन समितियों से भी हमारे लिए क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, या झंडा समिति की बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा ही डिस्प्यूटेड भी रहा है। संविधान सभा में जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो अलग अलग कार्यों को करने के लिए संविधान सभा ने कुछ प्रमुख समितियों का निर्माण किया जो अपने अपने क्षेत्र के कार्यों को संपन्न कर रही थी और फिर सबने मिलकर एक संविधान का निर्माण किया। तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं और संविधान सभा की प्रमुख समितियों को पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा की प्रमुख समितियां।
तो लिख लेते हैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट समितियों को जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली समिति लिख लेते हैं संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरे संघ शक्ति समिति, क्योंकि संघ से संबंधित है तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष ही जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। तो संघ किससे मिलकर बना था? प्रांतों से। तो प्रांतों के लिए भी अलग से कार्य रखे गए थे, जैसे हम आगे चलकर या इससे पहले हम संघात्मक शासन प्रणाली में भी पढ़ चुके हैं। भारत भी राज्यों का एक संघ है, तो राज्यों के लिए भी कुछ अलग से प्रावधान किए गए, इसलिए उनके लिए भी समितियां बनाई गई। तो तीसरी हम लिखते हैं प्रांतीय संविधान समिति। और प्रांतों पर जो प्रभाव हम देखते हैं, जैसे कि भारत के एकीकरण में मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही, क्योंकि उनका देशी रियासतों पर और उस समय के जो प्रांत या रहे उन पर काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा उनका, इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे और इसलिए उनको गृह मंत्री भी बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार, जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। मूल अधिकार, अल्पसंख्यक मामले, जनजातीय मामले, इन तीनों मामलों के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष भी बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन मामलों की जो समिति के अध्यक्ष थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम व प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। तो जो संघ से संबंधित समितियां हैं उनमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं, जो प्रांत से संबंधित समितियां हैं उनमें अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और जो नियम और संचालन से संबंधित हैं उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मूल अधिकारों पर उपसमिति, ये उपसमिति है, ध्यान देंगे इसमें, क्योंकि जो समिति थी मूल अधिकारों से संबंधित उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे और मूल अधिकारों पर उपसमिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को बनाया गया। जे.बी. कृपलानी को बनाया। अल्पसंख्यकों पर उपसमिति,
HC मुखर्जी को बनाया गया इसका अध्यक्ष। HC मुखर्जी। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी ऑन फ्लैग, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी को बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे थोड़ा डिस्प्यूट रहता है, विवाद रहता है, क्योंकि पहले कुछ किताबों में JB कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया, दिखाया गया है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज पर जो एडहॉक कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपको जो याद करना है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद करना है। JB कृपलानी अगर आता है तो आप उसको याद नहीं करेंगे। प्रारूप समिति, मोस्ट इम्पोर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष रहे प्रारूप समिति के। प्रारूप संविधान की समीक्षा हेतु विशेष समिति, विशेष समिति, इसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो ये कुछ प्रमुख समितियां रही हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद जरूर करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय ध्वज, और दूसरी मूल अधिकारों वाली जो समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके अध्यक्ष हैं, काफ़ी उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समितियां नहीं हैं। इनमें अब सबसे महत्वपूर्ण समिति जो है वो प्रारूप समिति है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगला हेडिंग हम देख लेते हैं, संविधान का प्रारूप। संविधान का प्रारूप। प्रारूप आप समझते ही हैं, इसको मसौदा भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन मसौदा देकर पूछ लिया था, तब भी स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन रहा। तो बच्चों, प्रारूप का मतलब होता है जब हम जैसे हम कोई एप्लीकेशन लिखें और उसको हम पहले एक रफ तैयार करें और उसके बाद उसको फाइनलाइज करें, वैसे ही संविधान को एक प्रारूप के रूप में तैयार किया गया, एक मसौदे के रूप में तैयार किया गया। फिर उस पर विभिन्न बैठकों में चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में जो चीज़ें संशोधित होनी थी उनको संशोधन किया गया। सभी के विचार विमर्श के पश्चात एक फाइनल उस प्रारूप से एक फाइनल संविधान तैयार करके उसको पास करके तब संविधान का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले एक रफली आइडिया जो तैयार होता है उसको हम प्रारूप या मसौदा या ड्राफ्ट कहते हैं। तो इसको हम प्रारूप भी कह सकते हैं, मसौदा कह सकते हैं, ड्राफ्ट कह सकते हैं। इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या आंसर करेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष वही हैं। तो प्रारूप या मसौदा एक ही होती है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो तीनों में से कुछ भी पूछ लेता है, वो हिंदी में मसौदा भी लिख देता है, हिंदी में ड्राफ्ट लिख देता है, ड्राफ्ट कमेटी के। तो आप लोग यहाँ कन्फ्यूज ना हो, प्रारूप, मसौदा और ड्राफ्ट एक ही बात है, और उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब क्वेश्चन एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बनता है जो भी कन्फ्यूजन पैदा कर देता है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। जैसा कि हम जानते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो जब क्वेश्चन में ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर भी हों तो ज़्यादातर बच्चे उसी को आंसर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने तैयार किया था। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको याद करना है, ठीक है। संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव, बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था।
तो ध्यान रखना है, BN राव अलग हैं, भीमराव अम्बेडकर अलग हैं। तो संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया वो BN राव ने तैयार किया था। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी। अनुच्छेद और 13 अनुसूची थी। तो ध्यान देंगे 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची उसमें शामिल थी। तो ये जो प्रारूप तैयार हुआ, इसी प्रारूप पर विचार करने के लिए ही ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। इसलिए सभी समितियों में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है वो प्रारूप समिति है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो इसी पर विचार करने के लिए उस समिति का गठन किया गया था। तो अगला पॉइंट हम लिखते हैं, प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो डेट याद रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान देंगे ये इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। N. गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, टी कृष्णमाचारी, एन माधव राव। ये जो बाद के दो हैं ये पहले शामिल नहीं थे, लेकिन इनको बाद में शामिल किया गया था। ये डीपी खैतान की मृत्यु होने पर आए थे। तो ध्यान देंगे कि डीपी खैतान की मृत्यु, उनके स्थान पर कौन आए? टी कृष्णमाचारी आए, और ये आए थे BL मित्र के त्यागपत्र के कारण। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो ध्यान देना है ये 7 सदस्य थे, इनके अलावा जो ऑप्शन में हो उसको हम कहेंगे कि वो सदस्य नहीं था। ये बाद में दोनों शामिल हुए क्योंकि डीपी खैतान पहले शामिल थे, उनकी मृत्यु हो गई और BL मित्र ने वहाँ से त्यागपत्र दिया, तो उनके स्थान पर ये दोनों शामिल हुए। इस तरह प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति
की प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। ध्यान देंगे 29 अगस्त को गठन होता है और 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक होती है। संविधान प्रारूप समिति ने जो प्रारूप को तैयार, जो BN राव ने प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप पर विचार करके एक अंतिम प्रारूप तैयार किया प्रारूप समिति ने और उसको संविधान सभा के समक्ष रखा गया। तो वो पॉइंट हम यहाँ लिखेंगे। 26 अक्टूबर 1948 को 26 अक्टूबर 1948 को सभी विचार विमर्श के पश्चात संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से संविधान सभा के समक्ष रखा गया। यानी जो प्रारूप समिति ने संशोधन करने थे या कुछ विचार ग्रहण करने थे, उन सब के आधार पर एक सब पूरा विचार विमर्श करने के पश्चात जो अंतिम प्रारूप तैयार हुआ, उस प्रारूप को 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। अब इस पर संविधान सभा 3 वाचन करेगी, तो वो हम यहाँ लिखते हैं। जो अंतिम रूप से प्रारूप तैयार हुआ था, उस पर विचार करने के लिए संविधान सभा ने 3 वाचन किए। तो लिखिएगा, इस प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा के 3 वाचन हुए। 3 वाचन यानी 3 चर्चाएं हुई। तीन वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। 17 अक्टूबर 1949 तक। यहाँ हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ लिख लेंगे। इसमें प्रस्तावना स्वीकार करने पर भी विचार किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि किस वाचन में प्रस्तावना स्वीकार करने की बात कही गई? द्वितीय वाचन में, क्योंकि प्रस्तावना संविधान में बाद में जोड़ी जाती है। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो इस प्रकार उस प्रारूप पर 3 वाचन हुए। पहला 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला, फिर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 जो सबसे लंबा भी रहा, फिर 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो 3 वाचन यहाँ पर होते हैं। इस वाचन में
14 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा गया। यानी 14 नवंबर को जब तीसरा वाचन शुरू होता है तो 14 नवंबर 1949 को जो संविधान निर्माण हो चुका था उसको पारित कराने के लिए संविधान सभा ने प्रस्ताव रखा 14 नवंबर 1949 को। अब जब 14 नवंबर 1949 से स्टार्ट हो रहा है, 26 नवंबर 1949 तक ये वाचन चल रहा है, 14 नवंबर को प्रस्ताव रखा जा रहा है, तो वो पास कब होगा? 26 नवंबर 1949 को। तो उसमें अगला पॉइंट हम ऐड कर लेंगे, 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पास कर दिया गया। 26 नवंबर आप जानते हैं वही डेट है जिसको हमारा संविधान क्या किया गया? स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। तो संविधान सभा 26 नवंबर को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार इन 284 सदस्य जिन्होंने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किए थे उनमें 8 महिलाएं उपस्थित थी। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अंतिम रूप से जो 2 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए उसमें कितनी महिलाएं थी? तो 8। लेकिन अगर टोटल पूछें कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं रही थी तो 15, जिसको हम पहले ही लिख चुके हैं। तो इस प्रकार जो 26 नवंबर 1949 की स्थिति रही, इसको संविधान सभा में 284 सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर कर दिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। हम आगे प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें हम देखते हैं कि संविधान ये अंतिम तिथि है जिसको संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित किया जा रहा है। वैसे हम प्रस्तावना में उस पर चर्चा करेंगे कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। 26 नवंबर को वर्तमान में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार संविधान सभा ने कार्रवाई अपने प्रारंभ करके इस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ और संविधान को अंगीकृत किया गया। तो हम अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।